23 जून 1965 अमेरिका के ह्यूस्टन सिटी का एक शांत और गर्म दिन था। आसमान बिल्कुल साफ था, हर चीज नॉर्मल लग रही थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस शांति के पीछे एक डरावना राज छुपा हुआ है। जहां उसी शहर के किसी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है जिसमें कॉलर का कहना था कि उनके रिलेटिव फ्रेड और एडवीना रॉजर्स से कुछ दिनों से कोई भी बात नहीं हो पा रही है। जब पड़ोसियों ने उनका घर चेक किया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था, तो उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की प्लीज अब घर जाकर चेक कर लें, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पुलिस तुरंत रॉजर्स फैमिली के घर पहुंचती है। दरवाजा टूटकर जैसे ही वो किचन के अंदर जाती है, उनके पैर वही जम जाते हैं। जो नजरा उनके सामने था वो इतना डरावना, इतना घिनौना था कि देखकर उनका खून मनो सूख सा गया हो। वही था जिसने इस केस को अमेरिका के सबसे बड़े नाम और अनसॉल्व्ड क्राइम्स में से एक बना गया। फ्रेड और एडवीना रॉजर्स एक सिंपल रिटायर्ड कपल थे जो ह्यूस्टन के क्वाइट नेबरहुड में रहते थे। फ्रेड एक रिटायर्ड रियल एस्टेट एजेंट था और एडवीना एक लविंग हाउसवाइफ। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन इस घर के अंदर कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं था, और वो उनका बेटा चार्ल्स रॉजर्स, जिसकी उम्र 43 इयर्स की थी, एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान। यूएस नेवी में वर्ल्ड वॉर II के दौरान सर्विस दी। कम्युनिकेशन, बातचीत और स्पाइंग, यानी अगर किसी शख्स पर खुफिया तरीके से निगरानी रखनी हो तो उसमें भी हाईली ट्रेंड। उसकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग थी कि उसने नासा के लिए भी काम कर रखा था। लेकिन उसका नेचर एकदम अलग था। वो अपने माँ बाप के साथ एक ही घर में रहता था, लेकिन उनसे बात ही नहीं करता था। अगर उसे किचन से पानी भी चाहिए होता तो पेपर नोट लिखकर नीचे भेजता, वाटर प्लीज। उसका पूरा रूटीन एक सीक्रेट एजेंट की तरह था। सुबह सुबह घर से निकलता किसी को बताए बिना, और शाम को चुपके से वापस आ जाता। इसे सुबह के लगभग 6 बजे का वक्त था। घर में हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ एक पुरानी वॉल क्लॉक की टिक टिक चल रही थी। चार्ल्स अपने बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। आंखों में नींद नहीं, बस एक संकी और बेचैन नजर थी। उसने धीरे से अपने बेड के नीचे हाथ डाला और एक पुराना जुंग लगा हथौड़ा बाहर निकाला, और सांस संभलते हुए बिना किसी आवाज के वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और एक एक कदम चुपके से निकलता है। फ्रेड उस वक्त लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे होते हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि पीछे से मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। चार्ल्स धीरे धीरे उनके पीछे आता है और बिना एक सेकंड का भी इंतजार किए हथौड़ा फ्रेड के सिर पर इतनी शिद्दत से मरता है कि एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। फ्रेड कुछ समझ भी नहीं पाते। उनका अखबार हाथ से छूट जाता है। आंखें फाड़कर चार्ल्स की तरफ देखते हैं, लेकिन बोलने या हिलने का भी वक्त नहीं मिलता। बस एक ही बार में वो चेयर से सीधा जमीन पे धड़ से गिर जाते हैं। आंखें खुली लेकिन जिस्म बेजान, जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। अब इस जानवर का अगला कदम और भी ज्यादा डरावना होता है। चार्ल्स सीधा किचन की तरफ बढ़ता है, जहां एडवीना अपने हर रोज की तरह सुबह का नाश्ता बना रही होती है। उसे कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिलता। चार्ल्स उसके बिल्कुल पीछे आकर एक के बाद एक हथौड़ा उसके सिर पे बरसाता है। इतनी बार, इतनी ताकत से कि हर बार के साथ एक नए दर्द की चीख निकलती है, लेकिन वो चीख एडवीना के अंदर ही दबी रह जाती। तब तक मारता रहता है जब तक एडवीना की बॉडी हिलना बंद नहीं कर देती। किचन का एक साफ चमकता फ्लोर अब खून से भर चुका होता है। ये तो बस शुरुआती थी। अब चार्ल्स दोनों
बॉडीज को खींचकर किचन में ले आता है और शुरू करता है उनका पोस्टमार्टम जैसा काम। लेकिन यह काम किसी डॉक्टर का नहीं, एक पागल इंसान का था। सबसे पहले उसने अपने बाप फ्रेड के सीने को चाकू से चीर दिया। फ्रेड की बॉडी जैसे दो हिस्सों में खुल सी गई हो। बीच से फिर उस जानवर ने अपने हाथों को अंदर डालकर पेट के अंदर की चीजें एक एक करके निकालने लगा, जैसे दिल, किडनी, फेफड़े और बाकी पेट के अंदर के जो सामान होते हैं सब अलग अलग निकल करके साइड में रखने लगा। फिर उसने फ्रेड के दोनों हाथ और पैर को इतनी प्रिसाइसली और सटीकता के साथ अलग किए जैसे कोई कसाई हो और बकरी के हाथ पैर काट रहा हो। इसके बाद अस दरिंदे ने एडवीना के सर के पीछे चाकू घुसा के उसका चेहरा ऊपर उठाया और वार करता गया और तब तक करता गया जब तक एडवीना का सार पूरा चलनी नहीं हो गया। फिर उसने उसकी भी टांगे, हाथ और पेट का हिस्सा काट दिया, जैसे सब कुछ नप तोल के कर रहा हो, बड़े ही सोच समझकर। अब उसने दोनों बॉडीज के मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर चार्ल्स ने फ्रेड और एडवीना के सारे बॉडी पार्ट्स और जो इंटरनल ऑर्गन्स थे और मांस के टुकड़ों को प्लास्टिक में लपेट कर फ्रिज में रख दिया। अब जैसे ही पुलिस ने रॉजर्स फैमिली के घर पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनके चेहरे से टकराई। घर एकदम अंधेरों में डूबा हुआ था, सब कुछ एकदम शांत। अब धीरे धीरे पुलिस सारे रूम्स चेक करते हुए किचन की तरफ आती है, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन। वहां कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ हुई हो, पर हल्की सी बदबू आ रही थी, पर पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रही। अब इतने में उनमें से एक पुलिस वाले की नज़र किचन के कोने में रखे हुए फ्रिज पर नजर गई, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अब जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर जाकर वो फ्रिज पूरा खोलकर देखता है तो वो समझा जाते हैं बदबू यहाँ से आ रही है। उसको सामने नॉर्मल मीट दिखता है, नीटली प्लास्टिक बैग में रैप्ड है। अब उन्हें लगता है नॉर्मल चिकन या किसी जानवर का मांस होगा। पहला रैक था, उसमें भी मीट, दूसरे में भी मीट। अब जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर की नज़र फ्रिज के उस लास्ट रैक पर जाती है, मानो उसकी रूह ही बाहर निकाल गई हो। उसने देखा फ्रेड और एडवीना दोनों के सर फ्रिज के डोर की तरफ मुंह करके रखे गए थे और दोनों की आंखें उस पुलिस ऑफिसर की तरफ ही घूर रही थी। सारे पुलिस ऑफिसर्स एक पल के लिए सन्नत को रह गए, किसी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। एक बार इमेजिन करिए कि आप अपने घर का नॉर्मल फ्रिज खोलते हो और उसमें किसी ह्यूमन बॉडी का सर रखा हुआ हो और उसकी आंखें भी आपकी तरफ घूर रही हो, तो आपकी क्या हालत होगी। तुरंत क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है और फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। मीडिया को अभी तक कुछ नहीं पता। पुलिस सबसे पहले घर के तीसरे मेंबर चार्ल्स रॉजर्स को ढूंढने लगती है, लेकिन जब उनका बेडरूम चेक किया जाता है तो उन्हें मिलता है एक लॉक्ड रूम। अंदर जाके देखा जाता है तो वो कमरा किसी बंकर से कम नहीं लगता। मैप्स, वॉर बुक्स, रेडियो इक्विपमेंट और वॉल्स पर नोट्स चिपकाए हुए थे और एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, किचन से डायरेक्टली गैराज तक जाने वाला रास्ता, जहां से चार्ल्स चुपके से घर से निकल गया होगा। पूरे अमेरिका में हलचल मच जाती है। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, रेडियो, सब चार्ल्स को अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर देते हैं। लेकिन पुलिस को उसका कोई क्लू नहीं मिलता, ना एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स में, ना बस और ट्रेन लॉग्स में। चार्ल्स जैसे हवा में गायब हो गया हो। 1965 के बाद चार्ल्स कभी नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो साउथ अमेरिका भाग गया, कुछ कहते हैं कि वहाँ की सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसे से अपनी टीम में ले लिया होगा, क्योंकि वो एक हाई आईक्यू जीनियस था जिसका कनेक्शन नासा और इंटेलिजेंस एजेंसी से था। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या वो सच में अकेला था? क्या इस डबल मर्डर के पीछे कोई और मास्टरमाइंड था? या फिर क्या पुलिस या किसी हाई लेवल एजेंसी ने भी इसमें कुछ छुपाया था? एक इतना इंटेलिजेंट आदमी
जिसका नासा से कनेक्शन था, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम मिलिट्री में काम कर चुका था, इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो मर्डरर बन गया। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक पहेली है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं।